मॉर्निंग। आज के पहले क्लास में, आज 11th का पहला क्लास में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर जिन्होंने इस बार 10वीं की परीक्षा पास की है, चाहे वो किसी भी मार्क्स से पास की, इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार की एक नए से नए वीडियो मिलता रहे, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी ऊर्जा मिलेगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले 11th का ये फर्स्ट क्लास है। आज हम कुछ आप लोगों को ऐसी बातें सिखाने जा रहे हैं जिससे आपके मैथ की रुचि जितनी थी उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप पहले जितना भी मार्क्स लाए हैं उससे और अच्छा ला सकते हैं। अगर नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, अभी से मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको एक पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपका जब अगले 2 साल बाद, 1-1.5 साल बाद जब आपका 12th का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपके मार्क्स पहले की तुलना में खुद आपको पता चलेगा कि कितना बेहतरीन आया। तो करना क्या क्या है, डेली 35 से 40 मिनट का वीडियो डेली आपके पास आएगा। उस वीडियो को आपको क्या करना है, केवल देखना है और उसमें जो अच्छी बातें लगे उसको कॉपी पे लिखते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्लास से। आपका टॉपिक दिया गया 11th फर्स्ट क्लास। तो आपको करना क्या है, अभी हम सबसे पहले मैथ्स के कुछ ऐसे बेसिक टूल्स को सीखेंगे जिस टूल्स की सहायता से आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, जिस टूल्स का उपयोग कर आप केमिस्ट्री में प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रयोग मैथ्स में तो होगा ही। मतलब अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो सभी में इस टॉपिक का प्रयोग होने वाला है। तो क्या क्या करना है, तो सबसे पहले अगर आपको मैथ्स को अच्छा करना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम, वो कुछ बातें हैं जिनको आपको सबसे पहला मैथ्स जब हम ये स्टार्ट करते हैं, आपको हम सारे आज बेसिक्स क्लास है तो इसमें आपको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सिलेबस लिखा देंगे। सिलेबस लिखाने के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक में किस चीज़ का ज़रूरत होने जा रहा है, किसका बोर्ड की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, किसका इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से किसका उपयोग है। तो सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एक टारगेट सेट करना है। तो हम एक सबसे अच्छा सा वर्ड लिखते हैं, सेट द टारगेट। सेट द टारगेट मतलब क्या हुआ, टारगेट को सेट करो, सेट द टारगेट, टारगेट को सेट करो एंड हिट द टारगेट। हिट द टारगेट, इसका मतलब क्या हुआ, अपना टारगेट सेट कीजिए। ये कैसे, जब आप मेला जाते हैं तो क्या करते हैं, बंदूक छोड़ते हैं। बंदूक छोड़ने में क्या करते हैं कि सामने में जो भी गुब्बारा रहता है उसको आप अपने बंदूक से फोड़ने का कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जब तक आप अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे कि मुझे मैथ्स पढ़ना है या क्या करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले अपना सेल्फ डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या है, मैथ्स लेना है या मैथ्स नहीं लेना है, बायो लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। तो आपको बताते हैं, जितने भी बच्चे 10th पास करते हैं तो 10th पास, यहाँ आपको एक डायग्राम के वे से हम बताएंगे। अगर आपने 10th किया है, किसी भी मार्क्स से किया है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है इस मार्क्स से केवल आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, बाकी ये ज़िंदगी में आपका रुकावट नहीं पैदा कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर इस बार मार्क्स कम आ गया तो हमेशा मार्क्स कम ही है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, केवल आगे बढ़ते जाना है, परिश्रम करते जाना है, खुद ब खुद एक दिन आपको अच्छे मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। तो 10th के बाद कुछ लोग क्या क्या करते, देखिए 10th के बाद मुख्यतः 2-3 फील्ड माना जाता है। एक को बोला जाता है आईए, जिसको आप आर्ट्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आर्ट्स में बहुत सारे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आर्ट्स में आते हैं। तो ये मतलब आप 10th करने के बाद अगर आपको कला के क्षेत्र में रुचि है, मतलब साइंस से भागते हैं, डर लगता है, कॉमर्स समझ में नहीं आता है, बायोलॉजी का डायग्राम टफ लगता है,
तो ऐसे लोग आर्ट्स कर सकते हैं। अब ये आर्ट्स भी बहुत अच्छा चीज़ है। दुनिया की जितनी भी सबसे अच्छी सर्विस होती है, यूपीएससी, बीपीएससी, वो इन्हीं आर्ट्स की बदौलत होती है। क्योंकि जब तक आपका जीके, करंट अफेयर अच्छा नहीं होगा, तब तक आप उनमें बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आर्ट्स के लिए क्या हो गया कि ये बहुत ही अच्छा ब्रांच है। अगर कोई भी आर्ट्स पढ़ता है तो उसकी नौकरी बहुत अच्छे से अगर पढ़ता है तो वो बहुत अच्छी जगह जा सकता है। आप मैथ्स, साइंस, फिजिक्स पढ़ के भी जा सकते हैं, नो डाउट, बट आर्ट्स आपको एक ना एक दिन तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आर्ट्स भी ले रहे हैं तो आपको निराश नहीं होना है। आप सबसे अच्छा सब्जेक्ट चुने हैं, जिंदगी में इन्हीं सब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, आर्ट्स। तो इसमें क्या, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे हिस्ट्री हो गए, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इस तरह से। और इसके बाद एक होता है आईकॉन। आईकॉन मतलब क्या, जो मैथ्स है, जिनको मैथ्स समझ में आता है, कोई बात नहीं, कुछ लोग कॉमर्स भी रखते हैं। कॉमर्स का क्या सीधा सीधा अर्थ है, यह वाणिज्य का है विषय। वाणिज्य मतलब जैसे बैंक में काम होता है, इसी कॉमर्स से कुछ सामान खरीदना है, कुछ सामान बेचना है, किस में कितना प्रॉफिट ले, कितना प्रॉफिट नहीं ले, ये सभी बातों का जिसमें डिस्कस करेंगे वो है आपका आईकॉन। और तीसरा जो है आईएससी। आईएससी आईएससी इसे ही +2 भी बोला जाता है। पहले आईएससी बोला जाता था, अभी भी आईएससी बोला जाता है, इंटरमीडिएट इन साइंस। सबसे पहले आप फुल फॉर्म जानेंगे, इंटरमीडिएट इन साइंस। इंटरमीडिएट इन साइंस। इस साइंस में क्या क्या करना होता है, इसमें मुख्यतः 2 स्ट्रीम माना गया है। एक तो मैथ है और दूसरा कौन सा है, बायो। अब आपको मैथ्स कैसे लेना है, बायो कैसे लेना है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये सभी आप जब फॉर्म, अभी तो अप्लाई का डेट शुरू नहीं हुआ है, जब अप्लाई का डेट शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पेपर रखना है, कौन सा पेपर नहीं रखना है। तो चलिए, जो लोग अच्छे नंबर से पास किए 10th या 2nd डिवीजन है या 3rd डिवीजन है, कोई मतलब नहीं करता है कि आप इंटर में साइंस में मैथ्स नहीं रख सकते हैं या फिजिक्स नहीं रख सकते हैं। सबके लिए आपके पास जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए और काम करने का, लगातार काम करने का एक मेहनत होना चाहिए। जब तक आप अथक अकथ, एक वर्ड है अथक, मतलब क्या, जब तक बिना थके अब तक परिश्रम करने में का अगर आप में जुनून है तो बिल्कुल साइंस आपके लिए ही बना है। जब आइंस्टीन के बारे में आप जानेंगे, रामानुजन के बारे में बात जानेंगे, और भी बहुत सारे मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, तो उन लोगों के बारे में देखेंगे, वो लोग स्टार्टिंग में जीनियस नहीं थे, बल्कि लेबोरियस थे, मेहनती थे, और लेबोरियस ही जीनियस बना सकता है। अगर आप मेहनती हैं तो एक ना एक दिन जरूर आपका मार्क्स अच्छा आएगा और आप अच्छे ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। तो क्या करना है, आईएससी, इसमें 2 स्ट्रीम है, मैथ्स और बायोलॉजी। मैथ्स में क्या होता है, इसका क्या स्कोप है, बायो का क्या स्कोप है, ये भी। जैसे अगर कोई केवल मैथ्स लेता है तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाएगा, और जो बायो है ये मेडिकल फील्ड में जाएगा, मेडिकल फील्ड में। अब ये इंजीनियरिंग में बहुत सारे चीज़ें, आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इन सब में भी जाने के लिए आपको मैथ्स तो रखना ही पड़ेगा। बिना मैथ्स के आप इंजीनियरिंग के किसी फील्ड में नहीं जा सकते। तो इन मैथ्स रखने के लिए सबसे पहले क्या, इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आपको जाना है, इंजीनियरिंग में भी बहुत तरह के इंजीनियरिंग होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, लेदर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेका इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी एक न्यू ब्रांच आया है, डेट मीन्स मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे ब्रांच हैं, रोबोटिक्स, बहुत सारे इंजीनियरिंग के पार्ट्स हैं। तो इसके लिए अगर आपको किसी भी इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो उसके लिए आपको मैथ्स रखना पड़ेगा, बिना मैथ्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आपको मेडिकल के फील्ड में, मेडिकल में एमबीबीएस हो जाए, बीडीएस हो जाए, पैरामेडिकल हो जाए, सबके लिए आपको क्या है कि बायो रखना पड़ेगा। तो मैथ्स के साथ साथ क्या रख सकते हैं, इसके साथ साथ आपको फिजिक्स रखनी है, फिजिक्स के साथ साथ आपको केमिस्ट्री रखनी है। ये तीनों जो होगा 100 मार्क्स का। फिजिक्स भी 70 100 मार्क्स तो होगा, बट
बट इसमें जब आपका पेपर आएगा तो 70 मार्क्स के इसमें आपसे पूछे जाएंगे थ्योरी के चीज़ और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल। ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री, यह भी 100 नंबर का। और इसके साथ 2 भाषा लैंग्वेज पेपर रखना है, जिनमें से एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। तो ये आपका पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है। इंग्लिश कंपलसरी है, सभी को 100 नंबर का रखना है। पिछले साल कुछ पैटर्न में चेंज हुआ था, इसके पहले 50-50 होता था। इस हिंदी ये 100 नंबर का हिंदी, अब इस 100 के हिंदी के जगह आप इसके जगह और भी बहुत सारे पेपर हैं, जैसे बंगला हो गया, मैथिली हो गया, उर्दू हो गया, ये सब भी इसके जगह पे आप रख सकते हैं। तो क्या यदि आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो +2 में जो मैथ्स सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा, बिहार बोर्ड के लिए ज़्यादातर बिहार बोर्ड वाले बच्चे रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा रहती है। तो बिहार बोर्ड के बच्चे वो क्या कंबाइन करेंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, अगर आपको केवल इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। और अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो बायो तो लेना कंपलसरी होगा। इस बायो के साथ साथ फिजिक्स रखेंगे आप, फिर इस बायो के साथ साथ ही आपको केमिस्ट्री, और बाकी इधर इंग्लिश तो मैंडेटरी है। बाकी लैंग्वेज की कोई भी पेपर आप अपने आप में चूज कर सकते हैं, बाकी कॉम्बिनेशन से। ये आपका हो गया मेडिकल फील्ड वाले के लिए, और ये हो गया इंजीनियरिंग फील्ड वाले के लिए। अब आता है क्या, 10th के बाद कुछ लोग और भी डिसीजन लेते हैं। क्या 10th के बाद क्या डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग पॉलिटेक्निक करने लगते हैं, कुछ लोग ITI करने लगते हैं। तो बिल्कुल 10th के बाद आपका एडमिशन 2-3 चीज़ों में हो सकता है। कौन कौन सा, एक तो पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक हो गया है, और दूसरा ITI। इसको आप पॉलिटेक्निक को भी, पॉलिटेक्निक हुआ फॉर पॉलिटेक्निक नाम से भरा था, लेकिन एक्चुअली जो ये डिग्री होता है वो डिप्लोमा की डिग्री होती है, डिप्लोमा। और ITI क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये दोनों का फॉर्म भरने का भी डेट निकल चुका है। तो 10th के बाद आप इन 2 फील्ड का फॉर्म भर सकते हैं, और आप अपने हुनर को चेक कर सकते हैं कि आप कितना समझदार हैं, आपको कौन सा विषय में अच्छा पकड़ है, किस सब्जेक्ट का अच्छे से नॉलेज है। तो ये 10th के बाद आप डिप्लोमा का भी फॉर्म भर सकते हैं, कुछ लोग ITI का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो जो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, रुचि के अनुसार से काम करते हैं। और एक बात और बता दें, कोई भी इंजीनियरिंग या कोई भी डिप्लोमा हो जाए, ITI हो जाए, ये सभी का फीस गवर्नमेंट के पास बिल्कुल फिक्स है। लेकिन जब आप यही प्राइवेट से करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज और अच्छे कॉलेज से करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो 4 से 5 लाख खर्च होता है। लेकिन यही जब आप स्टेट गवर्नमेंट से करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट करने में ये 20 से 25 हज़ार काफ़ी है, 20 से 25 हज़ार काफ़ी है। मतलब क्या, ये 20 से 25 हज़ार आपका केवल ट्यूशन फी लगेगा। बाकी वो भी पैसे जिन स्कॉलरशिप, बिहार सरकार स्कॉलरशिप देती है, उनसे ये पैसे रिफंड हो जाएंगे। इसी प्रकार इंजीनियरिंग भी करने में 50 हज़ार काफ़ी है। 50 हज़ार का मतलब ये आपका ट्यूशन फी, और वो कितने दिन के लिए, 4 साल के लिए। ये जो 20 से 25, ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ये डिप्लोमा जो होता है वो 3 ईयर का कोर्स है, 3 ईयर का। ITI जो है 2 ईयर का, और इसके कुछ ब्रांच 1 ईयर के भी हैं। तो हम लिख देते हैं 1 ईयर और 1 ईयर और 2 ईयर। ये इंजीनियरिंग का जो है ये 4 ईयर का होता है, 4 ईयर, ये 4 ईयर का कोर्स है। मेडिकल भी 4 ईयर का कोर्स है। तो ये दोनों कोर्स अगर आप मेडिकल के बाद, 10th के बाद 12th करने के साथ साथ इनकी तैयारी करेंगे, और यदि आप इस दोनों में किसी एक फील्ड में जाते हैं, इंजीनियरिंग में और मेडिकल में, तो आप ग्रेजुएट कहलाएंगे, और इधर जो काम किए हैं वो डिप्लोमा कहलाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद आप किसी फील्ड में जा सकते हैं, चाहे आप PCS की तैयारी करें, पब्लिक सर्विस एग्जाम होता है PCS, इसके बाद या UPSC की तैयारी करें, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC जिसको बोलते हैं, UPPSC होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये ग्रेजुएशन के बाद भी आप इन सबों की तैयारी, SSC हो जाए, CGL हो जाए, रेलवे हो जाए, बैंकिंग हो जाए, सबकी तैयारी आपकी ISC +2 मैथ्स के बाद की जा सकती है। हालांकि कॉमर्स के भी बात की जाती है, आर्ट्स के भी बात की जाती है। अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर आपको ग्रेजुएशन के लिए 3 साल का और टाइम है। तो आपको अगर डिग्री पूरा करनी है और एक अच्छा नौकरी, एक अच्छा रुतबा, समाज में एक अच्छा प्रतिष्ठा पाना है, तो आपको 10th के बाद आप इन बातों पे ध्यान ना दें, डिप्लोमा और ITI पर। आपको क्या बिल्कुल फोकस करना है, आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट का स्ट्रीम चुनें जो आपको दिल से चाहता है, जिसे आप
दिल से पसंद करते हैं कि नहीं हमें आर्ट्स करना है, आर्ट्स ही पढ़ना है, या कॉमर्स पढ़ना है या साइंस पढ़ना है। इसके बाद आपका 4 मतलब यहाँ आपका 2 ईयर एक्सपेंड होने जा रहा है, 2 ईयर आईएससी करने में, और फिर इसमें 4 ईयर, मतलब 4 और 2 6 ईयर के बाद आप एक ग्रेजुएट पर्सन हो जाएंगे। इस ग्रेजुएशन के बाद अगर आपकी इंजीनियरिंग भी बहुत तरह की होती है, आईआईटी सबसे टॉप की जो है वो है आईआईटी। आईआईटी का मतलब क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये देश का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। इसके बाद बहुत सारे स्टेट में आईआईटीज़ हैं, बिहार में भी है, बिहार का आईआईटी पटना में है, इसी तरह आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बेंगलोर, बहुत सारे हैं। इसके बाद आईआईटी के बाद आती है एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब क्या? आईआईटी हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एनआईटी हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब क्या? ये आईआईटी की तुलना में ये नंबर ऑफ कॉलेजेस ज़्यादा है। मतलब क्या कि नंबर ऑफ कॉलेज ज़्यादा है, हर एक स्टेट में अपना अपना कॉलेज है, बट आईआईटी हर एक स्टेट में नहीं है। इसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में क्या क्या चीज़ होता है? स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में जब आप देखेंगे तो इसका भी, बिहार सरकार के स्टेट का भी अपना गवर्नमेंट का कॉलेज है, और ये भी लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ये देश लेवल का, ये राज्य लेवल का, राज्य लेवल में भी अच्छे अच्छे राज्य में है, सभी राज्य में है। और स्टेट गवर्नमेंट ये बिहार के जितने ज़िले हैं लगभग सभी ज़िलों में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये आपका क्या क्या हो गया, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। इसके बाद आता है मेडिकल वाले फील्ड में क्या करते हैं, इसमें जो आपका क्लास चलता है 4th ईयर का होता है, जिसके बाद आप एक अच्छे डॉक्टर कहलाएंगे। डॉक्टर कहलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिकल रखना पड़ेगा, इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, बिना इसके तो हो नहीं सकता है। इसके बाद 4th ईयर करने के बाद आप एक ग्रेजुएट, जिसके बाद जो आपको डिग्री मिलेगी। अगर आपने एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लिया है, एमबीबीएस, इसके लिए जो सबसे कॉमन एग्जाम है वह होती है नीट। इसके लिए जो सबसे कॉमन एग्जाम अभी है वह है क्या है? नीट मेडिकल के लिए एक इंट्रेंस टेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे इन स्ट्रीम को रखे हैं वो इनके साथ साथ बायोलॉजी नीट की प्रिपरेशन करते हैं। नीट का प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि वह मेडिकल के इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और जब मेडिकल के इंट्रेंस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें पास कर जाएंगे, उसमें बहुत सारे बच्चे को पछाड़ के आगे बढ़ेंगे, तो आपका एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में होगा। और अगर आपका एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो 4 साल के बाद आपके पास जो डिग्री होगी वह क्या होगी? एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये डिग्री। तो इस प्रकार हमने आपको एक बेसिक बात रखा कि ज़िंदगी में कहाँ कन्फ्यूजन होता है, और जब भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी इस पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पढ़ने का एक नया ऊर्जा पैदा हो सके, एक पढ़ने का जोश पैदा हो सके, जिससे आप दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जब तक आप में जुनून ना हो, जब तक आप में लगन ना हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमेशा सोचिए, अपने आप में सोचिए, क्या मेरी जो स्थिति है, हम जो जितना भी काम कर रहे हैं, क्या इतना सही आगे सब कुछ हो पाएगा? तो पता चलेगा नहीं हो पाएगा। आपके फादर, कभी सोचिए कितना मेहनत करके, कितने लगन से आपको पढ़ाते हैं, तो आपको भी वैसे ही मेहनत करना है जब तक जी करे। और कभी भी एक बात याद रखिएगा, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का एक पैमाना तय मत कीजिए कि 1 घंटा पढ़ेंगे या 2 घंटा पढ़ेंगे या 4 घंटा पढ़ेंगे। जब तक मन करे, जब तक दिल करे, जब तक आप में हौसला हो, जब तक आप में मेहनत करने का जज्बा हो, तब तक आप पढ़िए। ये मेमोरी जो है ये कभी फुल होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि आज अगर 4 घंटा पढ़ लेंगे या 6 घंटा पढ़ लेंगे तो ये क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना, भर जाता है। पर इसमें ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है वो एक स्नैप ले लेंगे, ताकि आपको डिसीजन लेने में सुविधा हो सके। तो इस बोर्ड को साफ करते हैं, इसके बाद जो हम आपको बताएंगे करना क्या है।
जो स्पेशल बात है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स भी रखते हैं और बायोलॉजी भी रखते हैं, तो वो एक तरह से समझिए तो क्या करते हैं ना कि दोनों में अपना किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं। मतलब फिजिक्स में भी, मैथ्स में, मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं और मेडिकल के भी फील्ड में। और इन्हीं से मिलता जुलता एक वर्ड है इंजीनियरिंग, मतलब जो जिन्होंने मैथ्स भी ले रखा है और बायोलॉजी भी ले रखा है, तो उनके लिए एक फील्ड होता है एग्रीकल्चर का फील्ड। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, उनके लिए मैथ्स और बायो दोनों रखना जरूरी पड़ता है। तो कुछ लोग मैथ्स भी रखते हैं और एक्स्ट्रा में बायो रखते हैं। अब तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कि मैथ्स जो रखें वो एक्स्ट्रा में बायो रख सकते हैं, पहले ये बिल्कुल भी नहीं था। अब लेकिन अब से पैटर्न में बदलाव हुआ है। अब जो बच्चे मैथ्स रखते हैं वो बायो रख सकते हैं एक्स्ट्रा में, जो बायो रखते हैं वो मैथ्स एक्स्ट्रा में रख सकते हैं। एक्स्ट्रा में रखने से आपको फ़ायदा मिलेगा, केवल यही फ़ायदा कि आप बोर्ड में अच्छे से पास कर जाओ, केवल यही फ़ायदा नहीं, आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आपने इंटर तक मैथ्स या बायो पढ़ रखा है ना, तो इंटर से टफ मैथ कहीं भी आपका आगे होने वाला नहीं। जो भी उधर आगे एसएससी हो या सीजीएल हो या कॉमन एंट्रेंस किसी के भी कैट हो, जो भी एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, मतलब इन्हीं के मैथ्स पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। या बायोलॉजी में अगर आपने मेडिकल 12th लेवल तक की बायोलॉजी पढ़ी अच्छे से, तो कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी फील्ड में मिस नहीं होने जा रहा है। तो ये सब बातें थी। तो आपको करना क्या क्या है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, डेली वीडियो देखते रहिए, आपको हमेशा एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहेगी। तो क्या क्या है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी डेली रूटीन बनाइए। डेली रूटीन बनाइए। ये डेली रूटीन क्या, कैसे बनाएंगे, मॉर्निंग में नहीं, दिन में नहीं, जब आप स्टार्ट करते हैं वो नहीं, आपको डेली रूटीन क्या रात में बनानी है, नाइट में। नाइट का मतलब क्या, प्लानिंग मन में कीजिए, प्लानिंग मन में कीजिए कि दिन में हमको क्या काम करना है, बट उसको लिखिए पेपर पे नहीं। आपको क्या करना है, आप अपने डेली रूटीन बनाने के बाद जो डेली रूटीन आप काम किए उसको एक बार रात में लिखने का कोशिश कीजिए कि आपने मॉर्निंग में जग के क्या किया, उसके बाद क्या किया, अपना समय कहाँ कहाँ बिताया। कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि अपना हमने सारा समय तो व्यर्थ ही बिता दिया। तो ऐसे बातों के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपने रूटीन बनाई है डेली रूटीन नाइट में, ये जो बनाना है डेली रूटीन कब बनाना है, नाइट में, तो इससे आपको पता चलेगा कि मेरा समय कहाँ बीत रहा है। और अगर आपका समय वहाँ बीत रहा है जो यूजलेस है, जिसका यूज नहीं है, तो आप उसको मत कीजिए। नहीं तो आप क्या, अगर आप अपने मन में सोचने लगेंगे ये अच्छी बात नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको अभी पढ़ना चाहिए, हमको अभी पढ़ने का, मेरे अभी पढ़ने का टाइम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डेली रूटीन बनाइए कि आपको क्या करना है और कब ऐसा करना है, ये पहले मन में बनाइए। कुछ दिन के बाद ये अपने आप फॉलो होने लगेगा। याद कीजिए, एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, जब आपका बोर्ड एग्जाम होता था तो रात रात पर नींद नहीं आती थी। अगले दिन अगर बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है तो आप सोचते हैं कब 10 बजेगा, कब 8 बजेगा, हम अपने सेंटर की ओर निकलेंगे। और उस समय अलार्म लगाने का जरूरत नहीं होता था, आप खुद ब खुद जग जाते थे। जिनमें है जुनून है कि नहीं हमको आगे बढ़ना है, तो उसे अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका नींद आप खुद ब खुद जग जाएंगे। तो डेली रूटीन बनाना है। और अगर मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के लिए कुछ काम करना पड़ेगा मेरे साथ। क्या काम करना है, सबसे पहले आपको एक अच्छी सी नोटबुक बनानी है। नोटबुक क्या, आप जिस भी क्लास में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अब वीडियो देख के ही अभी आप कॉलेज, स्कूल, कॉलेज कुछ भी ओपन नहीं हुआ, किसी कोचिंग में नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को देखते रहना और जितनी बात हम बताएंगे उसको केवल फॉलो करते जाना है। तो नोटबुक बनाएंगे, नोटबुक में डेली कुछ ना कुछ फार्मूला आएंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसको आप एक कॉपी में लिखते जाना। क्या, नोटबुक में एक स्पेशल अरेंजमेंट होगा, जैसे जैसे सर आपको डायरेक्शन देंगे कि इसके बाद इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, ये टॉपिक होने जा रहा है, उसमें ये फॉर्मूलेज हैं, ये डेरिवेशन है, ये क्वेश्चंस हैं, उस सब के लिए एक नोटबुक बनाइए। ये नोटबुक क्या होता है वो आपको पता चलेगा कि जब आप कभी किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे तो नोटबुक पलट कर देख सकते हो। इसीलिए नोटबुक कंपलसरी है। और डेली, और नोटबुक में जो भी लिखो एक अच्छे वे से लिखो, एक अच्छी हैंडराइटिंग से लिखो नोटबुक। इसके बाद क्या करो, फॉर्मूला का एक अलग से चार्ट तैयार कीजिए, चार्ट प्रिपेयर कीजिए।
मतलब क्या, चार्ट प्रिपेयर करना है। क्या, आपको जितने भी फॉर्मूला आ रहे हैं क्या करना है, आप जहाँ पर सोते हैं एक अच्छा सा चार्ट पेपर लीजिए और उसमें डेली जितने फॉर्मूला आते हैं, एक दिन में नहीं लिखना है, क्या करना है, जितने फार्मूला आज आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा, जितना फार्मूला आपने सेकेंड क्लास में पढ़ा, जो लगता है कि ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, जिसको हम भूल जाएंगे, तो आप उसको उसमें लिख दीजिए। तो जब जब आपका नज़र उस फार्मूले पे पड़ेगा तो आपका वो फार्मूला याद हो जाएगा। और मैथ्स में है क्या, फार्मूला ही तो है। अगर आपका फार्मूला याद है, फार्मूला मन में है, तो आपका क्या, क्वेश्चन बनना बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, मतलब प्रैक्टिस क्या, सेल्फ स्टडी। इसको आप समझिए, प्रैक्टिस से सेल्फ स्टडी। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप तरह तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैथ्स आपका उतना ही अच्छा होगा। तो क्या करना है, नोटबुक बनाना है। सबसे पहले आपको अपना डेली रूटीन बनाना। रूटीन किस हिसाब से, आप अपना टारगेट लीजिए कि आज हमने ये क्लास पढ़ा है, इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन है, इस टॉपिक को आज हम कवर करके ही कंप्लीट, जिसकी आपकी जितनी कैपेसिटी है। अगर आपकी कैपेसिटी के हम एक दिन में 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप वैसे काम कीजिए। केवल टारगेट रख के काम कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 घंटा पढ़े और 2 घंटा बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, कॉपी पलट रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसा काम नहीं करना। तो क्या करना है, आपको डेली रूटीन बनानी है, एक अच्छी सी नोटबुक बनानी है। उसके बाद क्या, फार्मूला को चार्ट पेपर पे लिखना है जो आपको याद नहीं रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पर करना है। सेल्फ स्टडी जितना आप मेहनत करेंगे, जितने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन को बनाएंगे, उतना मज़ा आएगा और उतना आपको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होगा। चलिए ये आप, इसके बाद तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का कुछ टॉपिक, मैथ्स का कुछ सिलेबस लिखते हैं। तो मैथ्स जब स्टार्ट होगा, मैथमेटिक्स, ये कितने मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का है। तो इस वीडियो को अगर आप सभी देख रहे हैं तो केवल पाउट मत कीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, 10-10 सेकंड टिप 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 करते हैं, ऐसा करने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैथ्स कितने मार्क्स का होता है, जो 11th में है वो 100 मार्क्स का होगा, और 12th में भी 100 मार्क्स होगा। आपका एग्ज़ाम तो 12th के पेपर का होता है, लेकिन अगर आपको घर बनाना है तब सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर छत को ही मजबूत करते हैं, या तरी को, दीवार को, उसके सभी पिलर्स को, बीम्स को मजबूत करते हैं। इसका मतलब यही है, अगर आपको 12th में अच्छा नंबर लाना है तो 11th के भी क्लास को करनी पड़ेगी, 11th के भी बुक को बनाना पड़ेगा, 11th में भी सजगता से, ध्यानपूर्वक से, लगन से, मेहनत से, जुनून से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपका 11th अच्छा हो गया, 11th में मैथ पढ़ने का इंटरेस्ट पैदा हो गया, तो 12th फिर मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। तो क्या करना है, मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। 100 नंबर का यह होगा। अभी जो बोर्ड का पैटर्न है, सबसे पहले हम एग्जाम के पैटर्न को समझा देते हैं। बोर्ड 2020 मतलब क्या, बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड ने जो एग्जाम लिया है, बिहार बोर्ड ने जो एग्जाम लिया है इस बार 2020 में, उसका पैटर्न जो था वो कुछ इस तरह से था। उसमें तो 3 टाइप के क्वेश्चन थे। एक था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर। इसको आप वस्तुनिष्ठ बोलेंगे। इसको लघुत्तरी, और इसको बोलेंगे दीर्घोत्तरी। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे, मतलब क्या, इसमें जो टोटल नंबर क्वेश्चन दिया गया था 60, पर आपको जो बनाना है, अटेम्प्ट लेनी है, वह कितने क्वेश्चन पे, 50।
और इसमें 15 और इसमें 4। ये एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है। ये आपका पैटर्न है, एक बार इसको समझेंगे ध्यान से। क्या है, अभी जो बोर्ड का पैटर्न एग्जाम हुआ था 2020 मतलब इस बार जिसने भी 12th का एग्जाम दे रखा था और उनका जो कुल एग्जाम हुआ था मैथ्स का, मैथ्स में क्या होता, 3 तरह के क्वेश्चन थे। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो टोटल 60 थे, 60 में से 50 ही बनाना है आपको। जो 1-1 मार्क्स का था, 50 गुना 1 कितना हो गया, 50 × 1 50। फिर क्या था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के थे, वो 22 क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन आपको बनाना है कितना, 15। तो 15 ये 2 मार्क्स के, तो 15 × 30 मतलब 15 दूना 30, ये 30 नंबर का। और इसके बाद जो है क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 16 है, सॉरी ये 8 क्वेश्चन दिए गए थे। 8 में से आपको बनाना था कितना, 4 बनाना था और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे, तो 4 × 5 = 20। इस तरह से ये आपका नंबर का वेटेज है। नंबर का वेटेज मतलब क्या, इसी पैटर्न से एग्जाम होने की उम्मीद रहती है। लेकिन बिहार बोर्ड है, ये कभी भी अपना पैटर्न बदल देता है, इसके लिए आपको, लेकिन सिलेबस नहीं बदलेगा। जब भी बदल सकता है वो पैटर्न बदल सकता है, और पैटर्न में कुछ छोटा मोटा बदलाव करता है, और वो पहले से इजी ही करता है, पहले से टफ नहीं करता है। तो इसीलिए जो भी है, ये 2020 का पैटर्न ये था, और आपका भी एग्जाम इसी पैटर्न पे होगा। तो आपको इसके लिए तैयार होना है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था आपका पैटर्न। पर सिलेबस क्या है उसको देखते हैं, तो उसको स्नैप ले लेंगे, इसके बाद हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने सीखा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, कौन सा सब्जेक्ट लेने में मज़ा आएगा आपको, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने से ज़्यादा फायदेमंद है। इन सभी बातों के बाद हमने ये फिलहाल ये तो चूज किया कि बिना मैथ्स के कुछ नहीं हो सकता है। आप किसी भी कोई भी काम करते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं मैथ्स का यूज करते हैं, बैंक में पैसे निकालिएगा मैथ्स का यूज होगा, कोई भी रिसर्च कीजिएगा मैथ्स का यूज होगा, कोई भी काम अगर आप करेंगे, सिंपल सा बेंच डेस्क भी बनाएंगे ना, तो इंची टेप से नापना पड़ता है और एक कैलकुलेशन करना पड़ता है कि इसमें इतना। अगर आप एक अच्छा कारपेंटर बनना चाहते हैं तो आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये जो हम बनाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज़, बेंच बनाए, डेस्क बनाए, तो इसमें इतना लकड़ी लगेगा, इसका कॉस्ट ये जाएगा, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये आपको कौन सिखाएगा, मैथ्स सिखाएगा। तो मैथ्स का डेफिनेशन लिखते हैं, मैथ्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ये जो है क्या है, क्वीन है, किसकी, रानी है सभी सब्जेक्ट की। इसके बाद क्या, जब भी आप एक बात गौर किए होंगे, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब क्या हुआ, ये क्या है, फिजिक्स, भौतिकी की भाषा है। आपको याद होगा जब आप 10वीं में लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला या कोई भी फार्मूला आप फिजिक्स का देखते थे तो बिना मैथ्स के नहीं होता था। जैसे आप फोर्स क्या होता है, m × a, m द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, तो गुणनफल क्या है, मैथ्स ही है। तो कोई भी मैथ्स क्या है, तो इसका मतलब मैथ्स में पढ़ने से क्या होता है कि मैथ्स पढ़ने से दिमाग का विकास होता है। तो लिखते हैं मैथमेटिक्स मीन्स डेवलपमेंट में। मैथमेटिक्स मीन्स डेवलपमेंट ऑफ माइंड, मतलब इसको पढ़ने से आपके दिमाग का विकास होता है। मतलब क्या, दिमाग डेवलप करता है ताकि आपको सोचने की क्षमता पैदा हो सके, आप डिसीजन ले सके, आप अपने आप का खुद प्लानिंग कर सके। तो बिना मैथ्स के ये ऐसा पॉसिबल नहीं है।
इसके बाद मैथ्स के सिलेबस को सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, इसी में आता है ट्रिगोनोमेट्री। ये एक यूनिट, मतलब क्या, इसमें सेट्स इसको बोलते हैं समुच्चय, रिलेशन संबंध हिंदी में भी लिखते हैं, सेट्स हो गया आपका समुच्चय, संबंध, फलन, त्रिकोणमिति। तो ये एक पार्ट बनाया गया, एक यूनिट बनाया गया इससे, और इससे जो यूनिट है वो 29 मार्क्स है। मतलब इस सभी टॉपिक से जो आता है एग्जाम में क्वेश्चन, वो लगभग कितने मार्क्स का आता है, 29 मार्क्स। तो ये सेट, रिलेशन, फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड पार्ट जो है वह अलजेब्रा को माना गया है, इसे क्या बोलते हैं, बीजगणित। ये सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है, ये 37 मार्क्स। इसमें बहुत सारे टॉपिक है अलजेब्रा, बीजगणित, जैसे पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये आपका ये जो टॉपिक है, ये एक्सरसाइज 1, 2 और 3 में ये सारा कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 1, 2 और 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि चले तो ये 1, 2 और 3 में ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है वो अलजेब्रा है। अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक हैं, पीएमआई के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ बुक अलग अलग भी काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज, इसको बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय, सीधा शॉर्ट में लिखते हैं, गणितीय सिद्धांत है इसमें। सम्मिश्र संख्या, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण, ये हो गया रैखिक असमीका, इसके बाद है सीक्वेंस, अनुक्रम एंड सीरीज, लिख लीजिए इसको, अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी के बाद बाइनोमियल थ्योरम, इसे बोलते हैं द्विपद प्रमेय। इसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एवं कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। तो ये सभी टॉपिक जो है वो अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं, जिससे 37 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या इसमें से जो है ये गणितीय आगमन का सिद्धांत एक एक पार्ट करके बताते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी फॉर्मूला को कैसे प्रूफ करना है वो दिया रहेगा फॉर्मूला, उसको केवल आपको सत्यापित करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा टॉपिक है। तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये छोटा सा टॉपिक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ही 7 का टॉपिक है। इसके बाद जो हुआ लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीका, 4 तरह के जो चिन्ह होते हैं, इस तरह का चिन्ह, ये इस तरह के चिन्ह को रैखिक, इसको असमीका बोला जाता है। इनके बारे में सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सीक्वेंस एंड सीरीज को आपने 10th में भी थोड़ा सा पढ़ रखा है, जिसको एपी नाम दिया गया था, समानांतर श्रेणी। यहाँ एपी के अलावा भी कुछ पार्ट को पढ़ेंगे, जीपी के बाद थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये इसके बाद क्या है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इससे अलजेब्रा का बहुत सारा फार्मूला जो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं, उनको कैसे प्रूफ करते हैं वो बाइनोमियल के मदद से चलता है। ए प्लस बी पर पावर अगर 5 रहेगा, 10 रहेगा तो इसी की मदद से हम निकालते हैं। इसके बाद जो है वह है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ये सबसे मज़ेदार टॉपिक है। मतलब क्या, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से ही आप सजावट, अरेंजमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। तो ये सभी अलजेब्रा के टॉपिक्स थे। ये सेट और रिलेशन, समुच्चय और संबंध जो है ये 29 मार्क्स के थे और अलजेब्रा 37 मार्क्स का। तो इस दोनों मिला के अगर आप इसको जोड़ें तो 30 और 20 50 में 59 और 59 और 7 66 नंबर के, मतलब एक मेजर पार्ट जो है आपका इसी टॉपिक से। इसके बाद कुछ जो सारे टॉपिक हैं वो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको भी हम एक एक बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो हम जो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपको वो अलजेब्रा से ही स्टार्ट करेंगे। क्यों अलजेब्रा पर हम इतना फोकस कर रहे हैं? क्योंकि यह इस बार 37 मार्क्स का है और ये आगे जब आप 12th में जाएंगे तो ये बहुत कम हो जाता है। तो जो भी अलजेब्रा का पार्ट है वो यही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसके बाद जो है छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तीसरा जो यूनिट है वो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में क्या क्या चीज पढ़ना है? एक पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, जिसे आप बोलते हैं क्या, सरल रेखा, सरल रेखा। और इसके बाद है कोनिक सेक्शन, इसे बोलते हैं शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। इसे बोलेंगे वृत्त, इसे बोलेंगे इलिप्स है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय। और इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही थोड़ा सा पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है जिसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल। त्रिविमीय ज्योमेट्री। और इसके बाद ये सभी ये लगभग 13 मार्क्स के हैं। इसके बाद 5 कैलकुलस का एक पार्ट है। ये कैलकुलस यहाँ तो बहुत कम मार्क्स का 6 ही मार्क्स का है और इसमें से टॉपिक भी बहुत छोटे टॉपिक हैं। लिमिट्स एंड बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन मतलब क्या, इसको बोलते हैं सीमा और अवकलज, अवकलज या अवकलन भी बोलते हैं। मतलब क्या, ये 6 ही नंबर का है, बट यही अगर आप कैलकुलस 12th के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वहाँ पर यह 44 मार्क्स का है। यहाँ तो 6 मार्क्स का है लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने जा रहा है 12th में कैलकुलस। इसके बाद जो है वह है आपका प्रोबेबिलिटी। ये तो आपको इससे आप भली भांति प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, सांख्यिकी, सांख्यिकी जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड ये सब निकालते हैं। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं मैथमेटिकल रीजनिंग,
तो ये सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं। उधर आपका 66 नंबर का वो मतलब क्या क्या चीज़ हो गया था एक बार फिर से देखेंगे। अलजेब्रा 37 था, ये 29 था, ये आपका 13 हो गया। क्या मतलब कैलकुलस जो था वह 6 मार्क्स का, सबको अगर आप जोड़ते हैं 9 7 16 16 और 3 19 19 6 25 5 2 2 3 5 2 7 1 8 85। तो इन सभी से लगभग 15 मार्क्स से क्वेश्चन रहते हैं। ये सारा टॉपिक था। तो इस तरह से हमने 11th के पूरे सिलेबस को डिस्कस किया। तो यहाँ तक सब लोग अच्छे से समझेंगे। स्टार्टिंग जो हमने किया वो आपका जो पार्ट था वो अलजेब्रा से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन शुरू के कुछ क्लास में आपको बेसिक अलजेब्रा बताया जाएगा, घातांक के रूल, बोर्ड मास के रूल, लॉग के रूल, ताकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप अगर आप मैथ्स ना भी पढ़ें तो भी आपको फिजिक्स में इसका ज़रूरत होने जा रहा है। तो इन सभी बातों को धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक ही बात कहेंगे कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें ऊर्जा मिल सके एक नए वीडियो बनाने के लिए। और ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ हम डेली आपके साथ मिलते रहेंगे। जितने भी लोग लॉकडाउन में अभी फंसे हुए हैं, मतलब घर में हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि आप घर पे ही रहिए और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको घर पे ही रहकर पढ़ने का एक मौका मिलता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9507868418। मतलब क्या कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो जाए, कैरियर का चुनने में दिक्कत हो जाए, तो आप ज़रूर हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम आपके प्रॉब्लम का ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे। तो आपका आज फर्स्ट क्लास था। अगले क्लास में हम बेसिक डिफ्रेंशिएशन के कुछ बेसिक पार्ट का अध्ययन करेंगे। बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन का बेसिक होगा, लॉग का बेसिक होगा, पावर। तो जितने भी लोग आज देखे वीडियो वो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, आज का क्लास इतना ही कहकर हम आज के क्लास को बंद करते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा अगर हम पढ़ा दें तो आपको परेशानी होगी। तो आज हमने कुछ पढ़ाया नहीं है, केवल सिलेबस को ही डिस्कस किया है। तो ठीक है, अगले क्लास में फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।